हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि मैं इसके बारे में बहुत ही लंबे टाइम से बात करना चाहती थी। आज मैं आपसे वो वुमेन राइटर्स को डिस्कस करूँगी जो मैंने इस साल अभी तक पढ़ा है। और सिर्फ इसमें नॉवेल्स नहीं हैं, कुछ पोइट्री भी शामिल हैं। और ये वो वुमेन पोइट्रीज़ हैं जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पर्सनली पसंद आई थी और मैंने बहुत ही ज़्यादा पर्सनली उन पोएम से रिफ्लेक्ट किया था। एंड मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आप भी उन पोएम्स को ज़रूर पढ़िएगा, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल पोएम्स हैं। मैं नहीं चाहती थी कि आप इन सारी पोएम्स से अनअवेयर रह जाएं, इसलिए मैंने सोचा कि आज इन वुमेन राइटिंग्स में मुझे आपसे ये पोएम्स को भी डिस्कस करना चाहिए। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इन द वीडियो। So the first book I'm going to discuss, As Long as the Lemon Trees Grow, it's by जुल्फा कतो। एंड मुझे इस बुक में ना सबसे अच्छी बात ये लगी कि ये बुक बहुत ही ज़्यादा होलसम है। ओके, नॉट वेरी प्लेजेंटली होलसम, बट ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ टच करती है। बहुत ही ऑफन ऐसा नहीं होता है कि कोई एक बुक आपको इतने सारे एस्पेक्ट से अवेयर करा दे, एक साथ इतने सारी इमोशंस, इतने सारी फीलिंग्स एक साथ महसूस करवा दे। बट ये जो बुक है बहुत ही सीरियस सब्जेक्ट के साथ डील करने के साथ साथ ही ये आपको ना एक बहुत ही कहीं कहीं पे जब आप बुक में हल्का सा ये जो रिलीफ वाला जो पोर्शन होता है वो जब आता है बुक में ना, तो वो बहुत ही एक बुक को एक होलसम बुक बनाता है, जिसमें आप केवल ही सैडनेस में नहीं जा रहे हैं या केवल ही आप एकदम ही हंस नहीं रहे हैं, बट ऑल इन ऑल आप हल्का सा, कभी आपको बहुत प्लेजेंट सा फील हो रहा है, कभी आप बहुत पेनफुल फील कर रहे हैं, कभी बिल्कुल हार्ट ब्रेकिंग हो जा रहे हैं। तो ये जो बुक है इसका सब्जेक्ट तो सीरियस है ही, बट एट द सेम टाइम मुझे ना इनकी राइटिंग का ये जो तरीका है, ये जो नरेशन है, ये बहुत ही ज़्यादा पर्सनली पसंद आया था। आपको जुल्फा कतो को बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। मुझे लगता है कंटेम्प्रेरी राइटर्स में ये बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। द नेक्स्ट वुमेन राइटर आई रेड दिस ईयर वॉज द वेजिटेरियन बाय हान कांग। एंड इस बुक को नोबेल प्राइज़ भी मिला है, आपको पता होगा। तो होता क्या है ना कि जब भी कोई ऐसी अवार्ड विनिंग बुक आप पढ़ने जाते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन तो पहले से ही बहुत ही ज़्यादा हाई होती हैं। आपको पहले से ही बहुत ज़्यादा मतलब अवेयरनेस होती है कि ये बुक में ऐसा होने क्या वाला है, आखिर ऐसा क्या था इस बुक में जो इसने इतना अच्छा परफॉर्म किया है। तो वो बुक तो वैसे ही वर्ल्ड वाइड बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाती है। तो मुझे भी जानना था इसके सब्जेक्ट मैटर में ऐसा क्या है और ऐसा क्या ये स्टोरी बता रही है। एंड गाइज, जब मैंने इस बुक को पढ़ के ख़त्म किया तो आई डोंट नो कि नोबेल प्राइज़ वर्दी है या नहीं या क्या है, बट आई एम वेरी श्योर कि इस बुक का जो प्लॉट है, जो स्टोरी लाइन है, जो जो इश्यूज़ हैं, वो बहुत ही ज़्यादा डैम गुड हैं। द वे द बुक हैज़ रिटन, जिस तरीके से हर एक चीज़ को एड्रेस किया गया है इस बुक में, जिस तरीके से साइकोलॉजिकल ट्रॉमा को एड्रेस किया गया है, जिस तरीके से पेट्रियार्की को, सोसाइटल इश्यूज़ को इस बुक में डील किया गया है, अमेजिंग गाइज, अमेजिंग। बहुत ही ज़्यादा मतलब ये बुक मूविंग हो जाती है इस एस्पेक्ट में जब आप इस बुक को पढ़ते हैं। कुछ कुछ पॉइंट्स पे ये बुक आपको लिटरली शॉक करती है, क्योंकि आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि आप इस टीनी टाइनी सी बुक में इतना कुछ स्ट्रॉन्ग पढ़ने वाले हैं। तो आई गेस हान कांग डिड अ रियली गुड जॉब विद दिस बुक। द नेक्स्ट वुमेन राइटर आई रेड दिस ईयर वॉज झुम्पा लाहिरी। ऑफकोर्स मैंने इनकी 2 किताबें पढ़ी हैं, ये वेयर अबाउट्स और दूसरी नेमसेक। मैंने आपको नेमसेक के बारे में भी बता रखा है, बट मैंने आज इस बुक को चूज़ किया है बात करने के लिए, क्योंकि मैंने नेमसेक से ज़्यादा इससे ज़्यादा मतलब रिफ्लेक्ट किया था, रिलेट किया था। द वे झुम्पा लाहिरी हैव क्रिएटेड दिस पीस ऑफ वर्क, दिस मास्टर पीस वर्क, एंड जिस तरीके से उन्होंने इस बुक में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज़ किया है, बहुत ही सटल हो जाता है सब कुछ इस किताब में जब आप पढ़ते हैं। तो मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में भी बताया हुआ है कि कैसे जब कोई भी ऑथर, बहुत ही मुश्किल होता है जब आप कुछ ऑर्डिनरी चीज़ को इस तरीके से नैरेट करते हैं, क्योंकि हम भी वही चीज़ देख रहे होते हैं, हम भी वही चीज़ सुन रहे होते हैं, पर हम उस राइटर जैसा कभी उसको नैरेट नहीं कर पाएंगे। यही मैजिक है पोइट्रीज़ का, स्टोरीज़ का, कि हमने भी वही एक्सपीरियंस किया है और उन्होंने भी वही एक्सपीरियंस किया है, बट उनका और हमारा जो नरेशन का तरीका होगा वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होगा। तो बस वही बात है कि जब आप इस बुक को पढ़ते हैं तो डेली लाइफ को जिस तरीके से नरेट किया जाता है, आप वो जानते हैं कि कैसे जब आप अपने इनर फीलिंग्स को प्रोसेस करते हैं, उसे एक्नॉलेज करते हैं, क्योंकि जब भी हम कुछ छोटे बड़े काम कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में भी कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ चलता होता है, बट हम कभी उन फीलिंग्स को एक्नॉलेज नहीं करते। बट जब कोई आपको ऐसी एक किताब के लिख के दे देता है जिसमें एक वुमेन है जो कॉन्स्टेंटली अपनी फीलिंग्स को भी एक्नॉलेज कर रही है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रही है, वो जिनसे मिल रही है, वो जहाँ जा रही है, हर एक चीज़ इतना
फिलोसॉफिकल हो जाता है, इतना ज़्यादा रिदमेटिक तरीके से हो जाता है कि आपको लगता है कि आप कुछ बहुत ही डेली लाइफ का ना पढ़ के कुछ एक बहुत ही अच्छा सा कुछ पढ़ रहे हैं जिसमें ये ऑर्डिनरी चीज़ें इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रही हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप नेमशेक ना सही बट आपको झुम्पा लहरी की वेयर अबाउट्स ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। द नेक्स्ट वुमेन राइटर इज़ मेहरान कामली एंड द बुक इज़ लायन वुमेन ऑफ तेहरान। मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आपने 1000 स्प्लेंडेड सन्स को एंजॉय किया है तो आप इस बुक को डेफिनेटली एंजॉय करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं कि दोनों में बहुत ही ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं या दोनों का प्लॉट बहुत ज़्यादा सेम है। आई एम टॉकिंग अबाउट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वुमेन्स। वहाँ पे भी 2 वुमेन्स थी, यहाँ पे भी 2 वुमेन्स है, वहाँ पे भी उनका कॉन्स्टेंट स्ट्रगल था अपनी लाइफ के साथ, यहाँ भी इनका कॉन्स्टेंट स्ट्रगल है लाइफ के साथ। बट ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही ऑलमोस्ट सेम है, आपको बिल्कुल ही एकदम एग्जैक्ट एक्सपीरियंस मिलने वाला है। 1000 स्प्लेंडेड सन्स तो कुछ ज़्यादा ही रुला दिया था, बट ये बुक थोड़ी सी गनीमत करती है, ये अपने वे में रुलाती है, इसका अपना अलग कॉन्टेक्स्ट, इसके अपने अलग रेफरेंसेस हैं। बट येस गाइज, जिस तरीके से ना मेहरान कामली ने इसको डिस्क्राइब किया है, इस बुक को जिस तरीके से उन्होंने इसको लिखा है वो बहुत ही ज़्यादा कमेंडेबल है, क्योंकि बहुत सारी स्टोरी लाइन जब हम कुछ भी ना स्पेशली कोई ऑथर जब कैरेक्टर्स को उनके चाइल्डहुड से उनके अडल्टहुड तक फिर उनके और ओल्ड एज तक डेवलप करता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा ना एक कमेंडेबल काम है करना कि आप उसकी थ्रू आउट द लाइफ उसकी आप जर्नी को पूरा पोर्ट्रे कर दे रहे हैं, उसके अप्स एंड डाउन्स को, उसके स्ट्रगल्स को, उसकी लाइफ चॉइसेस को, उसके एक्सपीरियंस को, उसके फेलियर्स को। तो आप कैरेक्टर से इतना ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं क्योंकि आप उस कैरेक्टर को ऐसे बचपन से देख रहे होते हैं, फिर बड़ा होते 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 अब आप वो एक मैच्योर कैरेक्टर में डेवलप हो चुका है। तो ये राइटर की बहुत ही ज़्यादा अचीवमेंट है कि वो इस तरीके के कैरेक्टर्स को डेवलप कर पाता है, वो इस तरीके के कैरेक्टर्स को लिख पाता है। और ये जो बुक है वो बहुत ज़्यादा कैरेक्टर सेंट्रिक बुक है, इसलिए भी क्योंकि ये जो बुक है हमेशा इन 2 कैरेक्टर्स के अराउंड रिवॉल्व करती रहती है, साइड कैरेक्टर्स ऑल्सो। मुझे इस बुक के साइड कैरेक्टर्स भी बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। इनफैक्ट कुछ जो साइड कैरेक्टर्स हैं वो मेजर रोल डिजर्व करते थे इस बुक में, बट एनीवेज अपनी सबकी अपनी रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो आपको ना ये बुक भी डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए, लायन वुमेन ऑफ तेहरान। अगर आपने 1000 स्प्लेंडेड सन्स पढ़ी है, नहीं पढ़ी है, बट आप इसको इंडिविजुअली एक बुक की तरह डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। ओके गाइस, तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारी इंटेंस बुक्स डिस्कस कर ली एंड इट्स टाइम टू डिस्कस समथिंग लाइट, इसलिए मैं आपको यहाँ पे कॉमिक रिलीफ प्रोवाइड करा रही हूँ विद दिस बुक, द लव हाइपोथेसिस, सॉरी लव ऑन द ब्रेन। मेरे दिमाग में हेजलवुड की लव हाइपोथेसिस ही हमेशा चलती रहती है, तो मैं उनकी किसी भी बुक को लव हाइपोथेसिस ही बोल देती हूँ, बट द बुक इज़ लव ऑन द ब्रेन। एंड मुझे ना हेजलवुड की बुक्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये इकलौती ऐसी राइटर होंगी जिनकी बुक्स को मैंने लिटरली PDF फॉर्मेट में पढ़ा है अपने फ़ोन में, ऐसे आंखें गड़ा गड़ा के। तो मुझे इनकी राइटिंग स्टाइल बहुत पसंद है। लाइक ऑनेस्टली मैं इनकी बुक्स को किसी भी टाइम किसी भी मूड में पढ़ सकती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से ये एकेडमिया को और रोमांस को मिक्स करती हैं ना, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। इनका जो तरीका है हर चीज़ में, मतलब एक साइंस में रोमांस को इन्वॉल्व कर देने का, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और माइंड ब्लोइंग हो जाता है। आप इनकी कोई भी बुक उठा लो, लाइक लव ऑन द ब्रेन उठा लो, लव हाइपोथेसिस उठा लो, या फिर लव थ्योरेटिकली उठा लो, सब में आपको कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो घुसा हुआ मिल ही जाता है। तो केवल रोमांस ना हो कि ये बुक आपको एट द सेम टाइम वो एकेडमिक फील्ड का भी एक्सपीरियंस देती रहती है, जिसमें और कभी कभी तो एनिमीज टू लवर्स इनके इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं, इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। अगर आपने हेजलवुड को नहीं पढ़ा है रोमांस जॉनरा में, तो आपको रोमांस में हेजलवुड को तो ट्राई करना ही करना चाहिए। आई मीन गाइस कम ऑन, लाइफ इज़ नॉट ऑल अबाउट ट्विस्टेड सीरीज, ओके। तो कभी कभी आप हेजलवुड को भी ट्राई कर सकते हैं, मस्ट रीड। ओके गाइस, सो नाउ इट्स टाइम कि अब मैं आपको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें बताऊं, आउट ऑफ द बॉक्स रिकमेंडेशंस दूं। और जो पहली आउट ऑफ द बॉक्स रिकमेंडेशन है विमेन राइटिंग में, विच इज़ जेन ऑस्टन की एमा। यस गाइस, आपको जेन ऑस्टन की एमा पढ़नी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल जाके क्लासिक एडिशन पढ़ लो और स्ट्रगल करते रहो समझने में कि क्या लिखा है बुक में, क्या लिखा है। मैंने इसको हाफ पढ़ा हुआ है और हाफ की मैंने स्टोरी जान ली थी, तो मैं आपको नहीं रिकमेंड करूँगी कि आप अच्छी खासी स्टोरी में स्ट्रगल करने लग जाओ उसके लिटरेरी की वजह से। तो आप इसकी समरी देख सकते हो, या फिर इसका अगर कहीं इजी ट्रांसक्रिप्शन आपको मिल रहा होगा तो आप वो पढ़ लेना, क्योंकि स्टोरी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। जेन ऑस्टन है और स्टोरी अच्छी नहीं होगी मतलब मुझसे नहीं माना जाएगा। एंड मैं मान लूँगी अगर मैं कोई उनकी ख़राब स्टोरी पढ़ूंगी तो, क्योंकि अब तक मैंने जितनी भी पढ़ी है मुझे सारी अच्छी लगी हैं। तो यस, आप जेन ऑस्टन की एमा को ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं आपको एक और हिंट दे देती हूँ, बोनस दे देती हूँ, हिंट नहीं। इस बुक पे एक मूवी बेस्ड है बॉलीवुड की, विच इज़ आयशा, सोनम कपूर वाली। सोनम कपूर की एक्टिंग को गाइस प्लीज़ इग्नोर करिएगा, पथेटिक एक्टिंग, बट लेकिन आप जेन ऑस्टन की बुक एडेप्टेशन एमा की वजह से बस आप उस मूवी को देख लीजिएगा। ऑलमोस्ट
नहीं, मैं एक्यूरेट नहीं कहूँगी कि एकदम एक्यूरेट है, बट ऑलमोस्ट देयर, ओके, ऑलमोस्ट देयर, कि आपको प्लॉट अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो वो इस बुक में प्लॉट है वही मूवी का प्लॉट है, तो आपको प्लॉट समझ में आ जाएगा। डिटेल्स के लिए ऑब्वियसली आपको बुक पढ़नी पड़ेगी। तो येस, आप एमा को ज़रूर पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही अच्छा रोमांस सर्व करती है, वेयर मेन इन लव वाला। तो येस, यू कैन ट्राई दिस बुक, एमा। सो द नेक्स्ट वुमेन राइटर आई रेड वॉज वर्जीनिया वुल्फ। यस, मेरे पास बुक नहीं है, मैंने ऑनलाइन पढ़ा था, एंड उनका जो वर्क था वो था अ रूम ऑफ वंस ओन। मैंने अभी कुछ टाइम पहले अपने एक शॉर्ट्स में इस चीज़ का रेफरेंस भी दिया था। बहुत ही लाइक ग्रेट पीस ऑफ वर्क है, उन्होंने बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है। वो डिस्क्राइब करती हैं कि कैसे एक वुमेन को एक नाइस पीस ऑफ लिटरेचर, एक नाइस पीस ऑफ फिक्शन प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, और कैसे आज तक जो भी लिखा पढ़ा गया है वो कितना मेल सेंट्रिक है। हर चीज़ में मेल्स के ओपिनियन शामिल हैं। अगर वुमेन्स के भी बारे में लिखा गया है तो मेल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है, एज इफ कि मतलब आदमियों को ही सब कुछ पता है औरतों के बारे में। जब तक एक औरत दूसरी औरत के बारे में नहीं लिखेगी, कुछ भी आदमी इतना एक्यूरेट लिख ही नहीं सकते। ओके, तो वर्जीनिया वुल्फ अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करती हैं कि कैसे उन्हें एक बहुत ही वर्ल्ड फेमस लाइब्रेरी में एंट्री नहीं मिली, एंड वो कहती हैं कि अच्छा ही हुआ नहीं मिली, क्योंकि वहाँ पे भी सारे मेल ओपिनियंस भरे होते। और वो बताती हैं कि कैसे एक वुमेन को अपना एक खुद का रूम चाहिए, और कुछ रिसोर्सेज चाहिए, एक थोड़ा सा टाइम चाहिए, कुछ पैसे चाहिए, ताकि वो काम कर सके जो शेक्सपियर ने किया है, जो वर्ड्सवर्थ ने किया है, जो कॉलरिज ने किया है। ये सारे क्लासिक राइटर्स हैं। तो जब तक आपको वैसे रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, आप कहाँ से कुछ बहुत ही अच्छा क्रिएट कर पाएंगे। तो वो यही बात करती हैं कि इतने सारे थ्रू द टाइम मेल राइटर्स फेमस हैं, विमेंस इसलिए नहीं फेमस है क्योंकि उनको घर से बाहर ही नहीं निकलने दिया गया। अभी मैं आपको जेन ऑस्टन की बुक का रिकमेंडेशन दे रही थी। जेन ऑस्टन ने भी घर के अंदर ही रह के सब कुछ लिखा है, और इसीलिए अपने आसपास की ही चीज़ें वो लिख पाई। वो बाहर निकलती तो वो ट्रैवल के बारे में लिखती, दूसरी कंट्रीज़ के बारे में लिखती, लेकिन अब उनको बाहर नहीं निकलने मिला है, तो जितनी फ्रीडम मिली है, जितना उनके स्पेयर है, उतने में ही उनको लिखना पड़ेगा। इसीलिए जो वर्जीनिया वुल्फ है वो बहुत ही स्मार्टली इस इशू से डील करती हैं, इस इशू को हैंडल करती हैं और लिखती हैं, जो पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा इनलाइटनिंग है। तो अगर आपको कभी टाइम मिले, कभी बहुत मन करे, तो आप बिल्कुल पढ़िएगा इस वर्क को। ओके गाइस, तो अब हम लोग ऑलमोस्ट इस वीडियो के एंड में आ चुके हैं। लास्ट की 2 पोएम्स बची हुई हैं जिसके बारे में मुझे आपसे बताना है। द फर्स्ट पोएम इज नॉट माई बेस्ट साइड बाय यूए फिनथॉर्पे, एंड द सेकेंड पोएम इज अ सनसेट ऑफ द सिटी बाय ग्वेंडलिन ब्रुक्स। ये दोनों ही पोएम्स मेरे सिलेबस में थी एंड मैंने पढ़ी, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मैंने उसी वक्त पढ़ते से ही सोच लिया था कि मैं आपको इन पोएम्स के बारे में ज़रूर बताऊंगी, एंड मैं आपको ये पोएम्स ज़रूर रिकमेंड करूंगी कि आपको ये पोएम्स ज़रूर से ज़रूर पढ़नी चाहिए। द पहली पोएम है कि नॉट माई बेस्ट साइड। ये एक पेंटिंग पे बेस्ड पोएम है। ओके, ये एक पेंटिंग के पे बेस्ड पोएम है, जिसमें जो कैरेक्टर्स हैं उस पेंटिंग में, लाइक एक ड्रैगन है, एक डैमसिल है और एक नाइट है, और वो घोड़े पर बैठा हुआ है। तो वो सब के सब ना आपस में अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं एक दूसरे के बारे में। किसी को किसी का पॉइंट ऑफ व्यू सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन सब अपने मन मन में सोच रहे हैं कि होता नहीं है कि पोइट्री के पेंटिंग के अंदर सारे ही अपना अपना थॉट एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो जो ड्रैगन है वो ऐसा सोचता है कि इस लड़की ने मुझे चेन से क्यों बांधा हुआ है, इसे सच में लगता है कि मैं इसे खा जाऊंगा, क्या ये खाने लायक है। लाइक वेरी ह्यूमरस पोएम, ओके, वेरी ह्यूमरस पोएम, एट द सेम टाइम वेरी सटायरिकल एज वेल, वेरी सरकास्टिक एज वेल। तो आपको ना ये पोएम हंसाती बहुत है, बट एट द सेम टाइम एक बहुत ही सीरियस टॉपिक से आपको एक्वेंटेड भी कराती है। तो आपको ये पोएम ज़रूर पढ़नी चाहिए। ऐसे नहीं समझ में आएगी, आप इसको यूट्यूब पे हल्की इसकी समरी वगैरह देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगी, फिर बहुत मज़ा आएगा पढ़ के। नेक्स्ट पोएम इज अ सनसेट ऑफ द सिटी। मैंने ना ऐसे थीम्स की पोएम्स को ना, लाइक थीम्स के वर्क्स को एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा रिकर होते देखा है अभी इधर बीच थ्रू आउट जितना भी मैंने वर्क पढ़ा है। अभी मैंने हाल फिलहाल में दोपहरी पढ़ा था, तो मैंने देखा था, मैंने 1-2 वर्क्स और देखे थे, तो मैंने पढ़ा था ये जो आइसोलेशन वाला जो थीम है ये बहुत ही बार बार आ रहा है मेरे रीडिंग्स में। समहाउ मैं कुछ ऐसा पढ़ ही ले रही हूँ। तो ये जो पोएम है सनसेट ऑफ द सिटी, ये एक मेटाफोरिकल पोएम है जिसमें एक वुमेन है और उसकी शादी हो जाती है, उसके बच्चे बाहर बाहर चले जाते हैं, अब वो अपने घर में अकेली है, उसको समझ में नहीं आता है कि अब मेरा दिन कैसे बीतेगा। अब जब मैं यंग थी, जब मैं बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट थी, ब्यूटीफुल थी, तो सब मेरी तरफ देखते थे, सब मुझे पाना चाहते थे, सबको मेरी ज़रूरत थी, मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत थी, मेरे हस्बैंड को मेरी ज़रूरत थी, बट अब किसी को भी मेरी ज़रूरत नहीं है, सब अपनी लाइफ में बिजी हो चुके हैं, तो अब मेरा कोई काम नहीं रह गया है। एंड अब उसको समझ में नहीं आता, उसके पूरे दिन अकेले अकेले बीतते हैं। अब वो टॉयज़ की तरह, जैसे जब बच्चों के टॉयज़ पुराने हो जाते हैं तो उनको घर में कहीं एक कोने में साइड में कर दिया जाता है, तो उसको भी बिल्कुल वैसी फीलिंग आ रही है कि मैं उन पुराने टॉयज़ की तरह हो गई हूँ, घर में पड़े उन पुराने फर्नीचर्स की तरह हो गई हूँ जो जिन पे अब धूल जम चुकी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग पोएम है, बहुत ही ज़्यादा आपको इमोशंस फील कराती है,
बहुत दुख होता है इस पोएम को पढ़ के। आजकल तो मैं ऐसे वर्क्स को बहुत ही ज़्यादा पढ़ रही हूँ। अभी मैंने आपको दोपहरी के बारे में बताया था, राइट? ये उसी वर्क का आप एक पोएट्रिकल वर्जन मान लो। ऑलमोस्ट ये उस वर्क की पोइट्री जैसा है, उस नॉवल की पोइट्री जैसा है। तो आपको आई थिंक ये पोएम ज़रूर पढ़नी चाहिए। इसका भी आप ईजी डिस्क्रिप्शन देख लेना, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट टू डायरेक्ट लैंग्वेज में शायद समझने में मुश्किल होगी। सो यस गाइस, तो आई थिंक हमारा ये वीडियो ख़त्म हो चुका है यहीं पे। मैं आपको सारे बुक्स की और पोएम्स की लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और मैं वही लिंक्स दूंगी जहाँ पे बुक मुझे सबसे सस्ती नज़र आ रही होगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी प्राइस वाइज। जहाँ पे भी मुझे जिस भी ऐप पे सबसे सस्ती बुक दिखेगी, मैं उसी का लिंक यहाँ पे लगाऊंगी, और पोएम्स की भी लिंक लगा दूंगी, तो आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। एंड गाइज, दिस इज इट फॉर द टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू डू, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल देन, बाय बाय, एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।